अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं और बड़ी हौसला अफजा खबरें भी हैं, आपके साथ शेयर करेंगे इस व्लॉग में। एक तो जनाब लकीली कुछ बातें मैंने अभी कुछ देर पहले ही की थी और शायद ऑलरेडी जाहिर है पीटीआई की भी मुख्तलिफ जो लीडरशिप है उनके जहन में भी बहुत कुछ है, प्लानिंग है, बहुत कुछ वो भी लगे हुए हैं करने। तो जनाब शेर अफजल मरवत साहब की मैंने बात की भी थी कि उनको बाहर निकलना चाहिए, लोगों को मोबिलाइज करना चाहिए, जो मोमेंटम बना है उसको कंटिन्यू करें और जो एक खौफ और मायूसी की कैफियत है उससे निकलने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि फ्रस्ट्रेशन निकले, लोग बाहर निकलें। तो इसमें किसी को लीड करना होगी। ये बात सही है कि इसमें ख़तरा भी रहेगा, गिरफ्तारी भी हो सकती है, ये सब चीज़ें साथ हैं, लेकिन निकलना होगा। तो शेर अफजल मरवत साहब कितने कामयाब रहे आज कराची में, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर जनाब बड़े दिलचस्प किस्म के निशानात जो है वो इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के उम्मीदवारों को, आज़ाद उम्मीदवारों को जो है अलॉट किए हैं, उसके ऊपर क्या सिचुएशन है और क्या ट्रोलिंग हो रही है और उसके ऊपर क्या मज़े की बात मुझे नज़र आती है वो आपके साथ शेयर करूँगी। मंसूर अली खान ने एक इंकशाफ किया है जनाब कुछ मुलाकात का। पिंडी में उनका दावा है कि उनकी किसी अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है और उन्होंने उनसे क्या सवाल जवाब किए उसका एक अहाता किया है, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इंटरनेशनली जो चीज़ें कवरेज कर पा रही हैं उसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब सबसे पहले ज़रा इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि क्या हो रहा है ओवरऑल, जो एक धचका लगा उसके बाद कैसे पीटीआई दोबारा खड़ी हो रही है। तो मैं जैसे पिछले व्लॉग में भी बात कर रही थी उसी की कंटिन्यूटी को आगे बढ़ाते हैं। मेरा अपना एक मानना है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया है वो तो एक स्ट्रॉन्ग मीडिया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इनकी जीन्स में एक और बड़ी मज़े की बात है, वो ये कि ये लोग ज़्यादा देर सोग नहीं मनाते। अगर कुछ हो जाए बैड तो उससे खुद को निकालते हैं और दोबारा खड़े होते हैं। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि 2 साल की जो स्ट्रगल है जाहिर है उसमें आपको एक जैसा फेज हर वक्त नहीं मिला है। किसी वक्त लिबर्टी मिली, जलसे किए, बड़े बड़े जलसे किए, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 2 सूबों में हुकूमत थी, बाई इलेक्शन भी जीता, सब कुछ किया। फिर क्रैकडाउन भी शुरू हुए, फिर 25 में भी हुआ, फिर फेंटी भी पड़ी, फिर जेलों में भी गए, फिर वो सब भी हुआ। तो वो बार बार गिरते भी रहे लेकिन फिर खड़े भी होते रहे। फिर इमरान खान साहब पे गोलियां चल गईं, फिर उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया, फिर गिरफ्तारी के बाद रिहा भी कर दिया गया, फिर 9 मई भी हुआ, फिर दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और स्टिल वो गिरफ्तार हैं। और फिर पीटीआई के बड़े बड़े नाम छोड़ के जाना शुरू हो गए और चलते चले गए, खाली हो गई पीटीआई। और फिर वकीलों की सूरत में नए लोग सामने आ गए। तो बहुत 2 सालों में बहुत बहुत कुछ हुआ इस पार्टी के साथ, लेकिन हर दूसरे दिन ये लोग फिर खड़े हो जाते हैं। वो जो राजा रियाज साहब ने बड़ी मज़े की इस्तेलाह इस्तेमाल की थी कि जीन्स पहन के ट्विटर पर लगे रहते हैं, तो ये हर दूसरे दिन सुबह उठते हैं और जीन्स पहनकर और ये शुरू हो जाते हैं। तो ज़्यादा देर सोग मनाकर वक्त नहीं ज़ाया करते बल्कि अपने आप को उस कैफियत से निकालते हैं जो कि बड़ी ज़रूरी है। और मेरा ख्याल है कि ये जो उनके लीडर का एक पैगाम था उनके लिए, ये उनका एक असासा बन चुका है और इसीलिए वो फाइटिंग स्पिरिट जो इमरान खान में थी वो अब इवेंचुअली हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स में, सपोर्टर्स में, लोगों में नज़र आना शुरू हो गई है और वो उसी चीज़ को फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सब मैं क्यों कह रही हूँ कि बजाय इसके कि रोना धोना चलता रहता, मायूसी होती, हुआ ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बड़ी तेज़ी से जनाब आज़ाद उम्मीदवारों को निशानात अलॉट होने शुरू हो गए और बड़े उन्होंने मज़ाका खेज़ किस्म के जो निशानात थे वो अलॉट किए। अच्छा, उसमें बाकायदा शरारत नज़र आ रही है और मुझे तो कहीं कहीं लग रहा था जैसे कोई PMLN का बंदा साथ बैठा हुआ है और वो साथ उन्हें बता रहा है कि इसको ये दो ज़रा, इसकी ऐसी की तैसी, इसको ज़रा ये दो, इसका मजाक बने, और इस तरह का कोई जैसे सीन चल रहा होगा। और अगर जिसने खुद अगर अपनी जहानत से दिए तो फिर भी उसका सेंस ऑफ ह्यूमर को भी मेरा ख्याल है थोड़ा सा एडमायर करना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन हालांकि ये बड़ी सीरियस बात थी कि आप इतने नॉन सीरियस किस्म के लोगों को इंतखाबी निशान दे रहे हैं और उसके ऊपर एक तो पहले उनका छीन लिया और फिर अजीबोगरीब किस्म के उनको निशान दे रहे हैं। तो मायूस होने की वैसे तो बात थी, लेकिन मज़ेदार बात वही जो मैं कह रही हूँ पीटीआई की, उन्होंने इस पूरे मामले को भी अपने लिए एक चैलेंज भी बना लिया और ख़ुद भी इंजॉय करने लगे और उसको पूरा एक उन्होंने क्रिएटिविटी और इनोवेशन में ऐसा ढाला है कि आपको लुत्फ आ जाता है जब आप सोशल मीडिया पे उनकी कैंपेन देखना शुरू होते हैं। उन्होंने कहा अच्छा ऐसे आप ट्रोलिंग कर रहे हैं हमारी, बहुत अच्छे, आने दें। और फिर उसके बाद उन्होंने जो उसके साथ किया है ना उन निशानों के साथ, वो भी बड़ा मज़ेदार है। मिसाल के तौर पर किसी को निशान मिल गया चारपाई का, तो किसी को निशान मिल गया चैनक का। तो अब मैं वो देख रही थी फोटो के, उन्होंने
दरिया के ऊपर लटकाई पड़ी है चारपाई पीटीआई के झंडे के साथ, यानी झंडा भी लगा हुआ है और चारपाई को भी पेंट किया हुआ, उसके नीचे चैनक भी लटकाई हुई है, उसको भी पेंट किया हुआ पीटीआई के झंडे का। तो बड़ा फनी सा लग रहा था देखने में। किसी को प्याला मिला है तो वो जनाब चाय पीते हुए होटलों पे शुरू हो गया जनाब, ये लो भाई चाय, और उस पर कैंपेन शुरू हो गई, ये वीडियो बना के डाल रहे। किसी को रैकेट मिला है तो इमरान खान साहब की जो रैकेट के साथ तस्वीर है वो उसका इंतखाबी निशान बन गया, उसने कहा ऐसे है तो ऐसे ही आने दो, फिर वो हो गया। उसके बाद फिर किसी को अगर चिमटा मिला है तो बड़ी मजे की किसी ने वीडियो वायरल की हुई है, चिमटा बज रहा है, वो मलंगी से वो जो आ जाते हैं आमतौर पे जिनको कहा जाता है खाना बदोश टाइप लोग, वो जी ढोल पीट रहे हैं और वो कह रहे हैं हाँ मेरा ख्याल है ये इंतखाबी मुहिम का बड़ा बेस्ट पार्ट है कि आप कहीं पे भी लोगों से वोट मांगने जाएं साथ इनको साथ लेके जाएं, तो वो एक यानी फेस्टिविटी भी रहेगी और याद रहेगा बंदे को। यानी अब इन्होंने इन इंतखाबी निशानों के साथ वो करना है कि दिमाग में घुस जाने हैं सबका इंतखाबी निशान कि भाई ये है, किसी का बैंगन है तो उसने एक वो बड़ा मूविंग सा उसके ऊपर वो एनिमेशन बना ली है और चलो जी वो बैंगन जो है उसको बड़ा ग्लोरीफाई कर दिया कि जैसे बैंगन बड़ा कोई ज़बरदस्त इंतखाबी निशान है। तो असद कैसर साहब को व्हील चेयर मिली है, किसी को जनाब जहाज मिला है, किसी को वो चैनक मिली है, तो कोई जो है वो लेटर्स इंग्लिश के मिले हैं, लतीफ़ खोसा साहब को के जो लेटर है उसका निशान मिला है। फिर इसी तरह उमैर नियाजी साहब को दरवाजे का निशान मिला, तो उन्होंने कहा जी ये दरवाज़ा कौमी असम्बली में दाखिल होने का दरवाज़ा है, इसको खोल के दाखिल हो जाना है। तो उन्होंने उन इंतखाबी निशानों को जिस तरीके से अपनी एक कैंपेन में तब्दील करना है ना और कर रहे हैं वो इतना इंटरेस्टिंग है देखना। और मैं ये समझती हूँ यही स्पिरिट है बुनियादी तौर पर कि मायूस होकर घर में छुप कर बैठ जाने से बेहतर ये है कि आप अपनी सी कोशिश करें। जीत और हार ये बाद की बात है, लेकिन असल चीज़ ये है कि आप लड़े कैसे हैं और आपने क्या अपनी हिम्मत से हार मान ली, आप आगे नहीं बढ़ पाए। अगर मुखालिफिन ने आपके साथ ज्यादती की, जुल्म किया, तो आप खामोश होकर चुप होकर बैठ गए, या आप में जितनी सकत थी आप उससे ज्यादा लड़े। तो ये असल चैलेंज है। अब आप यकीन मानिए जिस तरह का ये इलेक्शन है ये मजाक है, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और आज मैं अपने प्रोग्राम में भी ये बात करी थी, मुख्तलिफ सहाफ़ियों से भी बात, और सब इसको एक मजाक और फ्रॉड समझते हैं और ये अब इस वक्त सारी दुनिया को नजर आ रहा है और इसके ऊपर कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं। और मैं आपको सच बताऊं तो मुझे PMLN वाले जो अब बाहर निकल के आकर इनको बड़ा मजा आ रहा है बात करने का, क्योंकि जी अब जो इमरान खान है उसके लीडर्स हैं जेल में हैं, निशान उनका ले लिया है, कमर तोड़ के रख दी पार्टी की, तो अपनी तरफ से बड़े जनाब मसल्स दिखाते हुए अब बाहर आ रहे हैं कि हम इलेक्शन है। शर्म करो, आप लोग शर्म करो कि इस तरह आप लोगों ने इलेक्शन लड़ना है। मतलब मेरे मुखालिफ के साथ ये हो रहा तो मैं कहूँ यार छोड़ो, ऐसा कोई जीतना है। बल्कि मैं तो ये सोच रही थी कि अगर अब ये इलेक्शन में PTI है ना, ये अब विन विन सिचुएशन में, क्यों? अगर ये जीत गए तो फिर तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की सीन हो गया, और अगर ये आप हार गए, अगर ये हार भी गए तो वो कहेंगे कि उनके पास अब हारने के लिए है क्या, वो कहेंगे यार हमारे साथ हुआ क्या है। तो ऑब्वियस सी बात ही आ रही है ना। अब अगर आप जो लोग क्रिकेट मैच देखते हैं ना, मैं इस तरह से आपको समझाती हूँ कि जो लोग क्रिकेट मैच देखते हैं उनको पता है कि जब कोई बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होता है ना, मेक और ब्रेक वाला, उसमें जो प्रेशर होता है ना, वो जो फेवरेट टीम होती है ना मैच की, उसके ऊपर होता है। क्योंकि उसको जैसे इंडिया में एक मैच हो रहा हो, सेमीफाइनल हो रहा हो और इंडिया की टीम खेल रही हो और पाकिस्तान वहां खेलने के लिए गया हो, पाकिस्तान की टीम भले कमजोर भी हो, इंडियन टीम लंबी उसकी बैटिंग लाइन हो, जबरदस्त उसकी बॉलिंग हो, होम क्राउड हो, और वहां पे पाकिस्तान मैच खेले, तो उस वक्त प्रेशर जो होता है ना वो इंडिया के ऊपर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि उनको पता है कि हर चीज हमारे लिए फेवरेबल है, पिच हमारी मर्जी की है, क्राउड हमारा है, टीम हमारी स्ट्रांग है, अगर अब हम हारे तो बड़ी बेइज्जती है। तो यही हाल इस वक्त PMLN का या दीगर जमातों का हो चुका है कि हर चीज इन्होंने अपने साथ मिला ली है। अब ये अगर हारे तो इनके पल्ले क्या रह जाएगा? तो PTI तो अगर हार भी गई तो कोई यही कहेगा कि यार इनको लड़ने ही कब दिया गया आपने। तो उनके लिए तो अब ये हार कोई हार नहीं होगी अगर हार गई। अगर जीत गई तो आप सोचें कि इन लोगों के पास मुंह छुपाने की जगह नहीं होगी। और ये तो बेचारे इस हाल में नहीं होंगे कि ये बाहर आके ये इल्जाम भी लगा दें कि जी इन्होंने धांधली की या इनकी सहूलतकारी की, जो एक हमेशा हम सुनते रहते हैं, बाहर हारने वाला हर कोई आके ये कहता है। तो इस दफा तो ये बेचारे इस जोगे भी नहीं है PMLN वाले कि ये इल्जाम ही लगा देंगे कि भाई हाँ इनकी तो सहूलतकारी हो रही है। उनको तो बेचारों का हाल देखे आपने क्या कर दिया, हाथ मुंह आंखें कान नाक सब कुछ बंद करके आपने उनको मैदान में फेंक दिया। तो अब तो आप अपने मुंह से ये भी नहीं कह सकेंगे। तो ये
ویسے یہ کہہ سکیں گے، میں شاید غلط انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی ہوں، ان میں اخلاق نام کی تو کوئی چیز ہے نہیں کہ یہ نہ کہہ سکیں گے، پھر بھی شاید کچھ لوگ ان میں ہیں ایسے ڈھٹائی کی حد تک کہ وہ پھر بھی شاید کوئی ایسے الزام لگا دیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو ہے پی ٹی آئی جتنا زور لگا سکتی ہے لگائے، لوز بھی کر جائیں گے میچ، اب یہ چیز معنی نہیں رکھتی، سب کو پتا ہے کہ یہ کس طرح کا فکس میچ ہو رہا ہے. لیکن لڑائی آپ جس طرح لڑتے ہیں وہ چیز یاد رہتی ہے، وہ آپ کی اسٹرگل یاد رہتی ہے اور وہ پھر تاریخ میں یاد رہتی ہے. تو یہ اس وقت آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اگر یہ آزاد امیدوار جیت کے آ گئے تو پھر یہ وہاں پہ کسی پارٹی میں شامل نہ ہو جائیں، کمپرومائز. بھائی وہ بات کی بات، پہلی بات یہ ہے کہ میرا نہیں خیال ہے جو اتنی ماریں کھا کے عمران خان کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے تو اب وہ جا کے جیتنے کے بعد وہ کیوں پیچھے نہیں ہٹے گا. اور پھر اگر ہٹا بھی تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ابھی تک بھی جو ہٹا ہے پھر اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. حالت یہ ہے کہ جو عمران خان کو چھوڑ کے گئے ہیں لوگ، اب ان کو خود پتا ہے کہ ان کی کیا اوقات ہے. اب آپ کو کہیں نظر آتے ہیں وہ انہوں نے الیکشن کیوں نہیں لڑ رہے؟ یہ فیاض الحسن چوہان ہے، الیکشن سے دستبردار ہیں. راجہ ریاض پی ایم ایل این کی ٹکٹ کی خاطر کیا کچھ نہیں کر دیا، اپنی بالکل زیرو کر دی، ساکھ بھی، سیاست ختم کر لی. اور اب صورتحال کیا ہے؟ الیکشن نہیں لڑ رہے. آپ کو اس میں یہ لاہور میں کتنے لوگ ہیں، فاروق حبیب بھی الیکشن نہیں لڑ رہے. یہ سب کہاں ہیں؟ اب الیکشن نہیں لڑ رہے تو کیوں نہیں لڑ رہے پھر؟ تو سب کو پتا ہے کہ جب آپ دھوکہ دیتے ہیں، جو آپ لوٹے بنتے ہیں، پھر آپ کی اوقات کیا رہ جاتی ہے. وہ 17 جولائی کے الیکشن میں بھی دیکھ لیا تھا، آگے بھی مزید دیکھ لیا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ سیاست کرنے جوگے نہیں رہتے. تو اس لیے اگر کوئی آزاد جیت کے عمران خان کے نام پر جاتا ہے تو اس کو بھی پتا ہے پھر اس کے بعد اس کی سیاست کوئی نہیں ہے. ان کا حساب تاریخ خود کر لے گی، ان کو آپ چھوڑیں. ابھی آپ کا فوکس یہ ہے کہ اگر آپ ووٹ ڈالنے نکلے ہیں آپ ووٹ ڈالیں. اس کے بعد اس کا کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا وہ ایک بعد کی فیز ہے. وہ ہوگا، بہت کچھ ہوگا، یہ نہیں میں کہہ رہی کہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن وہ بعد کا فیز ہے. اس وقت کے حساب سے نمٹ لیا جائے گا. باقی کچھ یہ جو آبزرویشنز تھیں کہ جناب ریزرو سیٹس نہیں ملیں گی، اس کے حوالے سے کافی حد تک اب پلان سی جو ہے وہ سامنے آ چکا ہوا ہے، جس میں رؤف حسن صاحب نے بھی بتایا کہ کچھ مزید جماعتوں سے ان کی بات چل رہی ہے، 2-3 جماعتوں سے، جس میں آزاد جو کینڈیڈیٹ جیت کے آئے ہیں بعد میں ان میں وہ شامل ہو کر اور اس پارٹی کے نشان سے تو وہ ریزرو سیٹس مل سکتی ہیں. لیکن یہ زیادہ وہ ابھی کھل کے بات نہیں کر رہے تھے. ظاہر ہے پھر جب وہ پلان بتا دیتے ہیں تو وہ پھر اس کا بندوبست ہو جاتا ہے، جیسے کہ پلان بی کے ساتھ ہوا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ پہلے آپ جیتیں، اس کے بعد دیکھی جائے گی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو یہ بھی بہت سارے چیزیں جو ہیں، کنسرنز جو ہیں وہ سامنے ہیں، لیکن اصل فوکس جو ہے وہ یہی ہے کہ اب جو یہ کیمپین پہ جڑ گئے ہیں اور بالکل انہوں نے شروع کر دیے ہیں کام، بن رہی ہیں ویڈیوز بھی. اصل کینڈیڈیٹ کون ہے وہ آفیشیل اکاؤنٹ سے ویڈیوز جاری ہوں گی. ایک ویب سائٹ بھی لانچ کر دی گئی ہے. جس گھر میں ایک بھی بندہ پڑھا لکھا ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر ہے، بالفرض اگر 6 افراد ہیں گھر کے اور کوئی ایک نوجوان ہے جو کہ ٹویٹر اکاؤنٹ رکھتا ہے یا کوئی فیس بک اکاؤنٹ اپنا رکھتا ہے، تو اس کی آگے یہ ذمہ داری لگانی چاہیے کہ آپ کو پتہ ہے ایگزیکٹلی کہ کون ہے کینڈیڈیٹ اور کیا اس کا نشان ہے. آپ باقی گھر والوں کو، اپنے دوستوں میں یا اپنی گلی محلے میں جہاں آپ بیٹھ رہے ہیں اس کو بات کو پھیلاتے جائیں. تو اس طرح میسیجنگ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک گھر میں 8 لوگ ہیں تو 8 کے 8 سوشل میڈیا یوز کرتے ہوں تو آپ یہ سوچ لیں کہ سب کو پتہ چل گیا. ویسے ظاہر ہے بینرز وغیرہ لگ جاتے ہیں گلی محلوں میں تو پتہ چل جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر سوشل میڈیا کے تھرو آپ کر رہے ہیں تو پھر یہ جو نوجوان یوز کرتے ہیں اس کو، وہ پھر آگے اس کی پوری ایک کیمپین چلا سکتے ہیں. بہرحال یہ چیزیں تو ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. شیر افضل مروت صاحب کراچی میں پہنچے ہیں، انہوں نے بڑی امپورٹنٹ وہاں پہ ایک ایکٹیویٹی کی، سی ویو پر ریلی انہوں نے اناؤنس کی ہوئی تھی. اینڈ ہیٹس آف ٹو شیر افضل مروت. میں پہلے بھی کہتی ہوں ان کی بہت ساری چیزوں سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے، لیکن اس وقت اختلاف کرنے کا موقع نہیں ہے. تو پی ٹی آئی کو چاہیے کہ جو بھی ایسے لوگ ہیں جو جوشیلا خطاب کرتے ہیں، جو لوگوں کا ڈر خوف دور کر سکتے ہیں، جو لوگوں کو موبلائز کر سکتے ہیں، ان کی اس پوری پرسنالٹی سے، ان کے اس فن سے ان کو چاہیے کہ فائدہ اٹھائیں، ان کی شخصیت سے فائدہ اٹھائیں. اور شیر افضل مروت از ون آف دیم. تو شیر افضل مروت صاحب نے پہلے بھی کیا، اس دفعہ پھر انہوں نے کر کے دکھایا. کراچی میں بڑا زبردست کراؤڈ تھا، بڑا جوش خروش تھا، زبردست کیا. یہ کچھ شکایات مل رہی ہیں کہ وہاں کی جو مقامی عہدیدار تھے وہ نہیں پہنچ سکے. آئی ڈونٹ نو کیا وہاں پہ سچویشن تھی، لیکن انفارچونیٹلی وہاں پر بھی یہی سچویشن دیکھنے میں آئی کہ شیر افضل مروت صاحب کے جہاں پہ وہ رکے ہوئے تھے، بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ پولیس پہنچ گئی. اور ویڈیوز تو میں نے دیکھی ہیں، لیکن اگین وہی بات ہے، سوشل میڈیا پہ چیزیں آئی ہیں تو مجھے کچھ اتنا ٹھیک سے کنفرم نہیں ہو پایا کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا وہاں پر، کیوں پولیس آئی.
लेकिन बहरहाल पुलिस वहाँ पे आई और महेसर हाउस का उन्होंने घेराव किया। शेर अफजल मरवत साहब को आगे भी एक कन्वेंशन करना था, बड़ी मुश्किल से वो वहाँ पहुंचे, लेकिन स्टिल पहुंच गए। तो ये सारा कुछ वहाँ पे कराची में फिर देखा गया है। तो फ्री हैंड तो इनको अभी भी नहीं मिलेगा। मैंने पहले भी कहा था, ये नहीं है कि अब सब कुछ अच्छा हो गया है। अभी भी आज फिर गिरफ्तारियां हुई हैं बहुत सारे उम्मीदवारों की। फिर ये शेर अफजल मरवत साहब को गिरफ्तार करने की भी कोशिश की गई। आई डोंट नो, जब आप ये देख रहे हो उनको गिरफ्तार ही ना कर लिया गया हो, लेकिन बाद में यही पता चला कि मजीद वर्कर्स वहां पे काफी इकट्ठे हो गए थे, गिरफ्तारी उनकी वहां पे नहीं हो सकी। लेकिन ये आपको रिस्क लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ये आपको एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। आज की भी है पीटीआई ने, स्वात में, शांगला में और ये कराची में, तो और जगहों पे भी इस तरह से कन्वेंशंस करने पड़ेंगे। कुछ ना कुछ आप मूव रखें अपना, और उससे जो है वो लोग ऑटोमेटिकली मोबिलाइज होते जाएंगे। बाकी जो जिस तरह का इलेक्शन हो रहा है, जैसे मैंने पहले कहा, इसके ऊपर आज गार्जियन ने भी लिखा है, अल जजीरा की इस पे रिपोर्ट चली है। तो ये सारी चीजें अब रिपोर्ट हो रही हैं कि किस तरीके से एक पार्टी को आउट किया जा रहा है, और ये प्रेशर बड़ा जरूरी है डालना, क्योंकि मुल्क के अंदर लोगों को इस बात का सारा नजर आ गया है कि ये क्रेडिबिलिटी नहीं है इलेक्शन की, ये फॉल्स और बिल्कुल फेक किस्म के आर्टिफिशियल एक इलेक्शन है। लेकिन यहाँ पर किसी को परवाह भी नहीं है कि लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन बाहर अगर लोग इस इलेक्शन को नहीं ऑन करते, मानते नहीं हैं या एक्सेप्ट नहीं करते इसके नताइज, तो उस सूरत में कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो इसलिए बाहर के लोगों की जरूर फिक्र होगी, फैसला साजों को। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि इंटरनेशनल फोरम्स पर इस पूरी धांधली को, प्री पोल रिगिंग को बेनकाब करना जरूरी है। और ये जो मैं आपको अखबारात का हवाला दे रही हूँ, उसमें बाकायदा ये लिखा हुआ है कि जी प्री पोल रिगिंग जो है, इसको क्लेम किया जा रहा है कि ये हो रही है पीटीआई के अगेंस्ट। तो ये सब कुछ अब इतना आसान नहीं है इस दौर में कि आप ये सब कर लें जैसे आप 71 में करते हैं, या उससे बाद भी आप करते चले आए हैं, लेकिन किसी को आप ज्यादा इसकी हवा नहीं लगने देते थे। बंद कमरों में बहुत कुछ हो जाता था, लेकिन अब हर चीज जो है वो पता चल जाती है। तो अब हर चीज जो पता चल जाती है, इसके बावजूद भी कोई पीछे हटने के लिए तैयार नजर नहीं आता। मंसूर अली खान साहब का आज क्लेम है कि जी उनकी एक पिंडी की अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है, और उन्होंने जब इमरान खान साहब के बारे में सवालात की तो उन्होंने कहा, जी इमरान खान जो है वो तो अब गॉन केस है, यानी अब उनको सियासत में मैं नहीं देख रहा, कोई सियासत में उनका किरदार नहीं होगा पीटीआई का या इमरान खान का स्पेशली। और उन्होंने कहा कि जी उनका बहुत बड़ा कसूर ये है कि पोलराइजेशन उन्होंने मुल्क में बहुत कर दी है, और हम चाहते हैं कि ये पोलराइजेशन ख़त्म हो। 9 मई का इसीलिए हमने अभी तक फैसले नहीं हुए कि फिर उससे मज़ीद पोलराइजेशन होती। अभी इलेक्शन वगैरह भी आ गया बीच में, तो ठीक है ये निमट जाए, लेकिन हम 9 मई को भूलेंगे नहीं, तो इसके ऊपर सजाएं मिलेंगी। तो इसलिए इसी की बुनियाद के ऊपर इस इमरान खान को कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। और साथ में नवाज शरीफ के साथ जो हुआ था वो गलत था, इदारों की तरफ से गलत किया गया, उसकी कंपनसेशन होनी चाहिए। तो ये सारी उनकी तरफ से जो थी वो बातें की गई। तो ये वो बातें हैं जो मेरा ख्याल है सबको पता है, नज़र आ रही हैं, क्योंकि जो कुछ मुल्क में हो रहा है उसके बाद कोई मुंह से बोले ना बोले नज़र तो आ रहा है कि क्या है। तो ये बुनियादी तौर पर अगर मंसूर अली खान साहब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ कोई इशारा करें, क्योंकि रावलपिंडी में का जब बात होती है तो ज़्यादातर उसी तरफ इशारा होता है, तो इससे तो इदारे का बहुत हद तक जो माइंडसेट है वो ही पता चलता है। लेकिन अगैन मैं वही बात कह रही हूँ कि ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन आपकी जो मर्जी राय हो, हम पहले भी देखते रहे। इसी तरह जो साबिक चीफ्स थे बहुत सारी बातें करते थे कि जिसके ऊपर तो क्रॉस लग गया, नवाज शरीफ के ऊपर क्रॉस लग गया है। मुशर्रफ साहब बड़े मुतकब्बिराना अंदाज में कहा करते थे कि नवाज शरीफ और बेनज़ीर तो हिस्ट्री हैं, और फिर वो उन्हीं के दौर में वापस भी आए, उन्हीं के साथ सेटलमेंट करके वापस आए। तो जब इंसान खुदाई के दावे कर रहा होता है या किसी कुर्सी पे बैठा होता है तो उसको यही लगता है कि मैं खुदा हूँ, तो वैसी ही बातें किया करता है। लेकिन फिर एक अल्लाह भी है ऊपर, और अगर आप आज बड़ी अच्छी वो लाइन है कि भाई बल्ला नहीं है तो क्या हुआ, अल्लाह तो है। तो आप इलेक्शन बल्ले से ना जीतें, अल्लाह पे तवक्कुल करके जीतें। तो जिसने आपके बल्ले को इतनी इज्जत दिलवाई है, जो अल्लाह आपको बल्ले के साथ कामयाबी दिलवा सकता है, वो अल्लाह आपको मुख्तलिफ निशानों के साथ भी कामयाबी दिलवा सकता है। तो अपना तवक्कुल बल्ले पे नहीं अल्लाह पे रखें। तो ये वही बात है कि जब आप जितने मर्जी, ठीक है पावर का अपना एक नशा होता है, बंदा उसमें बहुत कुछ कहता है, लेकिन हकीकत ये है कि एक प्लान अल्लाह ताला ने भी बना के रखा होता है, और होता वही है जो अल्लाह ताला ने प्लान बना के रखा होता है। ये हम खुदा के लहजे में बहुत सारे लोगों को बोलते हुए पहले भी देख चुके हैं, और उनको गिरते हुए भी देख चुके हैं। तो ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। तो बस
جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو پاور ہے، جو آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے، یا تو آپ اس کو پھاڑ کے سائڈ پہ رکھ دیں، یا پھر اس کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ جو اقتدار اعلیٰ ہے وہ عوام نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو یا تو پھر آپ لوگوں کو چوز کرنے دیں، لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ کہ وہ کیا پسند کرتے ہیں. آپ کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ یہ چوز کریں کہ کون صحیح ہے ملک کے لیے، کون نہیں ہے. یہ لوگوں کی چوائس ہے، یہ ان کا اختیار ہے. تو یہی بات ارشد شریف کہتا ہے، یہی بات عمران ریاض کہتا ہے، یہی بات پاکستان کا آئین کہتا ہے، اور یہی بات ہم کہتے ہیں، یہی بات اب ملک کا بچہ بچہ کہتا ہے. تو بہرحال جنگ ابھی طویل ہے، لیکن انٹرسٹنگ ہے. اور اس میں زیادہ انٹرسٹنگ مجھے لگتا ہے کہ جو لڑنے والے ہیں وہ بڑے حوصلے والے لوگ ہیں، اور وہ مزیدار لوگ ہیں، کریٹیو لوگ ہیں، ان کی انوویشنز بھی بڑی مزیدار ہیں. تو اچھا ہے، یہ چلنی چاہیے، جدوجہد چلے گی ابھی. باقی فیصلہ کیا ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ.